सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इंस्ट्रक्शन सारे सुनिए, फॉलो कीजिएगा उसको। यहाँ पे अपने डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और रोटेशन के सारे सवाल जो आपसे पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना है और टाइम बाउंड मैनर में आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉल्व करने से पहले अपने शॉर्ट नोट से या फिर हमारे चैनल से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको इसका इफेक्टिवनेस और निकल के आने वाला है। राइट सर, ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ कहां मिलेगा? तो चुपचाप से आप इसको फॉलो कीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको सीधे इसी पीडीएफ का एक्सेस मिल जाने वाला है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। ठीक, अच्छा चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 23 का नहीं, लेकिन यहां पे सेंटर ऑफ मास का 2020 का सवाल, 2021 का सवाल, 2022 का दोनों शिफ्ट का सवाल और 2023 जनवरी अटेम्प्ट का सवाल भी है। एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड फॉर सेंटर ऑफ मास एज वेल एज यहां पे आप देख सकते हैं फॉर रोटेशन ऑल्सो 2020, 21, 22 के दोनों अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट ऑफ 2023। तो यहां पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसको फॉलो कीजिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन की। यहाँ पे आपको 2023 अप्रैल में इसका वेटेज उतना ज्यादा हाई नहीं था, काफी मॉडरेट सा था। 4 सवाल आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। पहला सवाल है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, बहुत ही कंफ्यूजिंग करने के लिए इतना लंबा लैंग्वेज है। कहता है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम हाइट h1। तो हमें इस प्रकार से जताया जा रहा है कि भैया एक बॉडी है जो कि h1 हाइट से ड्रॉप किया गया है। ध्यान से देखिएगा, h1 हाइट से ड्रॉप किया और टकराने के बाद फ्लोर से वो h2 हाइट गेन कर पाता है। अच्छा सर, एक बार के लिए तो पढ़ के लगा कि h1 h2 का कोई काम है सवाल में। फिर हमसे कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4, यानी कि जस्ट टकराने से पहले बॉल की वेलोसिटी डाउनवर्ड रही होगी, मान लेते हैं v1 है, और टकराने के जस्ट बाद बॉल की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। तो हमसे कहता है कि भैया इसका जो रेशियो है, ये जो v1/v2 है ना, वही 4 है। यही तो लिखा है, यही 4 है। अच्छा, देन दी परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज x/4। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अभी आपको अपने आप पढ़ के समझ में आ गया कि भैया ये h1 h2 किसी का कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है। इस्तेमाल होने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ इस v1/v2 के रेशियो का। हमसे यहाँ पे लॉस, हमसे यहाँ पे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, यानी कि भैया ऑफ कोर्स इनिशियल ज़्यादा रहा होगा, फाइनल कम रहा होगा, अपॉन इनिशियल इनटू 100 अपने को कर देना है। जनाब के इनिशियल आपको कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा हाफ v1 स्क्वायर माइनस टकराने के जस्ट बाद की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv2 स्क्वायर। और सर v2 कितना है? सर v2 तो v1/4 दिख रहा है, यानी कि सर ये हो जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई इनिशियल इज हाफ mv1 स्क्वायर इनटू 100 अपने को यहाँ पे कर देना था। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर मरेगा, ऊपर में आपके पास 1 माइनस 1/16 है, दैट इज 15/16 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इसको देखिए, नीचे में अपने को 4 चाहिए तो 4 और ये 25। सो बेसिकली 15 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो वो आपको निकल के आएगा 375। तो यहाँ से बड़ी आसानी से मेरा जो जवाब है वो x की वैल्यू 375 निकल के आ जाने वाली है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल का सवाल है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है, ऑफ मास 2m कह रहा है कि इस प्रकार से आपको सिचुएशन है और जो दूसरा वाला पार्टिकल है आपको जनाब वो रेस्ट पे था। कोलिजन होने के बाद हमसे कहता है कि भैया दोनों आपस में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं और साथ मूव करते हैं। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो यहाँ पे आप केवल लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। शुरुआत में आपको जो मोमेंटम है सिस्टम का वो mv है और बाद में जो मोमेंटम है वो इतना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आने वाली है वो v/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आने वाली है। आई अंडरस्टैंड, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट आपके सामने जो है सो यही है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, इंपल्स के ऊपर भी आपको 2 सवाल देखने को मिले थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 11(1) का मतलब क्या है?
11 अप्रैल शिफ्ट 1 में आपसे ये पूछा गया है। सवाल में कह रहा है एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन is applied on a machine gun firing bullets each of mass 10 gram at the speed of 250 meters per second to keep it in position। देखिए सवाल का लैंग्वेज क्या कह रहा है कि आप ऐसा समझिए कि भैया ये आपका गन है, ठीक है, ये आपका गन है। अब जब आप यहाँ पे बुलेट फायर करते हो, आप जब बुलेट फायर करते हो तो बुलेट पे आप सामने के डायरेक्शन में कोई थ्रस्ट फोर्स लगता है। भाई बुलेट यहाँ से जब आपको निकल रही होती है तो बुलेट पे एक फोर्स लगता है और बुलेट भी उतना ही फोर्स रिकॉइल के रूप में गन पे अप्लाई करता है। यानी अगर आपने गन को होल्ड किया है तो गन को उसी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए आपको भी तो इतना ही फोर्स F लगाना पड़ेगा इस गन के ऊपर। सो हमसे वही कह रहा है द एवरेज फोर्स, आपने जो एवरेज फोर्स अप्लाई किया है गन को उसी सिचुएशन पे होल्ड करने के लिए, दैट इज रफली 125 न्यूटन। सो बेसिकली ये जो एवरेज फोर्स आपने अप्लाई किया है दिस इज सेम एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द गन या फिर द फोर्स अप्लाइड ऑन द बुलेट, राइट। जहां पे कितना बुलेट फायर हो रहा है, 10 ग्राम का बुलेट है जिसकी स्पीड 250 मीटर्स पर सेकेंड है। हमसे पूछता है द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड बाय द मशीन गन इज हाउ मच। तो मैंने बोला मान लेते हैं कि भैया n बुलेट्स फायर हो रहा था, n बुलेट्स फायर्ड हो रहा है, राइट, n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। नाउ व्हाट डज दिस मीन, भैया आपने जो फोर्स लगाया दैट इज सेम एज द force experienced by the bullet. Now what is the average force experienced by the bullet? The average force experienced by the bullet is change in momentum upon change in time। तो हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड में बात कर लेते हैं कि बुलेट का कितना मोमेंटम में चेंज आया है। सो in 1 second डेल्टा P is equal to how much? तो 1 सेकेंड में हमने बोला n बुलेट्स फायर हो रहा है, तो n मल्टीप्लाइड बाई एक बुलेट का मास मल्टीप्लाइड बाई बुलेट ने जो स्पीड गेन किया। शुरुआत में बुलेट रेस्ट पे था, बाद में बुलेट के पास इतना स्पीड आ जाता है। सो डेल्टा पी जो होगा वो तो यही हो जाएगा। डेल्टा पी इज व्हाट? डेल्टा पी इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो है फाइनल ही तो है, इनिशियल तो 0 ही था, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एन एम वी, राइट। 1 सेकेंड की बात की जा रही थी यहाँ पे अपने को। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो जनाब ये आपको n है मल्टीप्लाइड बाई m, m इज योर 10 ग्राम्स, यानी कि इसे ऐसे लिखेंगे, और वेलोसिटी इज योर 250, ठीक है। इसको इसके साथ कट किया तो ये 4 हो जाएगा, यानी दिस इज योर 5/2 इंटू n। यानी सर 1 सेकेंड में ना इतना मोमेंटम का चेंज हुआ है। तो जो एवरेज फोर्स हमको यहाँ पे दे रखा है, दिस एवरेज फोर्स इज नथिंग बट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा पी जो है वो 5/2 इंटू एन है, और डेल्टा टी यानी 1 सेकेंड की ही बात की जा रही है, तो नीचे में तो 1 ही आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो 5 इसको कट करेगा तो 25, यानी कि सर कैपिटल एन की वैल्यू 2 इंटू 25 बोले तो 50 निकल के आ रही है। तो भैया 50 बुलेट फायर हो रहा होगा प्रति सेकेंड, ठीक है सर। अच्छा देखिएगा अगला सवाल में क्या है। अगले प्रश्न में भी हमारे पास कुछ वैसा ही दिया है। अ बुलेट 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ अ गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। इफ द बैरल ऑफ द गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मास ऑफ द गन इज 3 kg, देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी हाउ मच। नाउ इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो बेसिकली अपने को यह निकालना होगा कि गन के मोमेंटम में कितना चेंज आया है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि भैया जो गन है वो शुरुआत में रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम गन का 0 है, और गन की कोई फाइनल मोमेंटम आ जाएगी, राइट। अगर बुलेट राइट साइड भागेगा तो जो आपका गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल किया होगा। अच्छा, सबसे पहला जो ये सवाल में कंफ्यूजन है कि आपको यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं किया गया है कि ये जो बुलेट का स्पीड है वो उसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विद रिस्पेक्ट टू बैरल है, राइट। क्या तो इनको यहाँ पे मजल स्पीड शब्द का इस्तेमाल कर देना चाहिए था। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द बैरल, या फिर लिख दे कि भैया ये 600 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू द बैरल ही है, राइट।
चलिए हम लोग इसको है ना मान के चलते हैं कि आपको जो सवाल में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू गन ओनली, बैरल मतलब यहाँ पे आपका गन ही हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग हमको यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 600 मीटर्स प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे हम ऐसा बोलते थे कि भैया ये आपका गन हो गया है। इस चीज़ को हमने अपने रिवीजन वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये आपका गन हो गया है और ये आपका बुलेट हो गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि भैया जो गन का रिकॉइल स्पीड है वो आपको v1 है, तो ये जो आपका है ये vb/g है, यानी कि आप इसको लिख सकते थे vb/g इज इक्वल टू vb माइनस vg, और सब वेक्टर फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट में इंटरेस्ट है कि ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, दैट इज vb/g प्लस vg। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आपको राइट साइड 600 दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ गन आपका v1 पीछे की तरफ है, तो ये माइनस v1 हो जाएगा। यानी कि सर बुलेट की जो वेलोसिटी है ना ग्राउंड फ्रेम में वो 600 माइनस v1 है। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन। शुरुआत में पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, बाद में बुलेट के पास कुछ मोमेंटम आ गया m इंटू 600 माइनस v1, और गन के पास मोमेंटम आ गया माइनस mv1। माइनस क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ है। यहां से हमें इस सवाल में सबसे पहले तो ना v1 निकालना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करो, ये आपको हो जाएगा कितना, दिस इज गोइंग टू बी योर mv1 प्लस कैपिटल mv1 इज इक्वल टू योर 600 m। ठीक है, तो यहां से अपने को v1 निकल के आ रहा है 600 m डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। अब तुम यहाँ पे केयरफुली अगर देखोगे ना तो भैया इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, स्मॉल m की वैल्यू आपको है ना 10 ग्राम्स है। 10 ग्राम इज नथिंग बट योर 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस कैपिटल M की वैल्यू आपको 3 kgs है। तो ऊपर में तो 6 हो गया, लेकिन नीचे में तुम देख रहे हो 3 प्लस 0.01, तो 0.01 को अगर ऐड कर रहे हो तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस 3.01 से बेटर है कि 3 ले लो, राइट। ये आपको 3.01 था, लेकिन ये वैल्यू आपको रफली 2 ही आने वाली है। तो अगर सर v1 की वैल्यू 2 आ जाती है, जो कि हमको गन का ही स्पीड आ गया है, तो हमको गन का फाइनल मोमेंटम पता चल जाएगा, गन का मास इनटू वेलोसिटी यानी कि 6। सो 6 ही आपको इस सवाल का जवाब हो जाने वाला है, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर एक बच्चा ये सोचता है कि सर ये जो 600 मीटर्स पर सेकेंड है वही सर ग्राउंड स्पीड है, तब तो आपका आंसर एग्जैक्टली फिर से 6 ही आएगा और एक लाइन में आएगा। बट हमारा पर्पस यहाँ पे था कि अगर कोई बच्चा ऐसे इसको सॉल्व करता है तो कैसे करना चाहिए था। हालांकि रिजल्ट दोनों से आपको सेम आ रहा है। अगर आपने 600 मीटर्स पर सेकेंड ग्राउंड फ्रेम में लिया स्पीड तो ये आपको एग्जैक्ट 6 आंसर आएगा, और अगर रिलेटिव में लिया है तो ये आपको रफली 6 आने वाला है। ठीक है, चलिए 4 सवाल पूछे गए थे। अब हमारा शुरू होता है यहाँ पे सेक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। ध्यान से देखिए, ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर आपको एंगुलर मोमेंटम के ऊपर पूछे गए हैं। 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2 kg, रेडियाई 10 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड, है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आपके पास एक लाइट रॉड है और आपके पास 2 सॉलिड स्फीयर है ना, आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स है। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, एंड जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका ये जो लाइट रॉड है उसका मिड पॉइंट है। तो इसके अबाउट आपको ये पूरा सिस्टम घूमने वाला है। इसके अलावा हमें ये भी देता है कि भैया दोनों स्फीयर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है। सेंटर टू सेंटर, यहाँ सेंटर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो हमें टोटल कहता है 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। दिस फेलो इज योर 20 सेंटीमीटर। ये जो आपका स्फीयर है इसका मास अपने को 2 kgs दिया है, दिस इज योर 2 kgs, और इसका रेडियस हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट इज दिस मच। तो हमें ये ब्लैंक को फिलअप करना है।
यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, आपसे ये वाली चीज पूछी जा रही है, तो भैया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले स्फीयर का होगा वही इसका भी होगा, बड़ा ही सिमेट्रिक है। तो किसी एक स्फीयर का पता करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले से ही 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब किसी एक स्फीयर का लिखो, तो भैया ये तो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस वाले स्फीयर का अगर हम देखेंगे तो इसका खुद के इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आईसी होता है, तो यहां क्या लिखोगे, आईसी प्लस एम डी स्क्वायर, जहां पे डी क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस ना, डी क्या है, ये वाली डिस्टेंस, दैट इज योर 20 सेंटीमीटर। अब बस अपने को यहां पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ 2 एम आईसी इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस योर एम डी स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम डेटा को सब्स्टिट्यूट करें, मास को आप बाहर निकाल सकते हो, एंड मास इज नथिंग बट 2 kgs। इसके अलावा अंदर में है आपके पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इज 0.1 का अगर आपने स्क्वायर किया यहां पे, तो वो आपको हो जाने वाला है 0.01। ठीक है, सो बेसिकली 10⁻⁻² प्लस दिस इज योर ओनली डी स्क्वायर, मास तो हमने बाहर खींच ही लिया है, देखो यहाँ पे 2 kgs है, डी यानी कि 20 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट योर 0.2। तो इसका स्क्वायर अगर किया तो वो आपको हो जाने वाला है 4 × 10⁻²। नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, हमको यहाँ पे बाहर में 4 हो रहा है, इंटू 10⁻² हो रहा है, इंटू ये 0.4 है और ये 4 है, तो ये आपको हो जाएगा 4.4। ठीक है, सो इसको अगर हम ध्यान से देखिए तो ये भैया मेरे को 176 × 10⁻³ आ रहा है, और यहाँ पे -3 चाहिए था, यानी कि ये वाले जनाब आपको 176 है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा केयरफुली करें, सिली मिस्टेक्स आपसे एग्जामिनेशन में ना हो, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। सवाल आपका क्या कह रहा है, एक रिंग है, एक सॉलिड स्फीयर है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर्स हैविंग सेम रेडियाई ऑफ गायरेशन। अच्छा, सो आपके पास एक रिंग है, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, एंड बोथ, अच्छा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है रिंग के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा है आपको सवाल में दिया हुआ है। आगे अगर आप पढ़ेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा ही एक्सिस है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिंग टू दैट ऑफ स्फीयर इज दिस मच। हमसे सवाल में कहता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है दोनों का बराबर है। अगर पहले वाले का रेडियस ऑफ गायरेशन R1 है और रादर RG1 है, और दूसरे का रेडियस ऑफ गायरेशन RG2 है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास, और दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। भैया जब दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर मार देंगे। I1 इसके लिए कितना हो जाएगा, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होता है m1, इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो, तो m1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इज इक्वल टू, सॉलिड स्फीयर है ना, तो ये आपको हो जाएगा 2/5 m2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2। अगर तुम ध्यान से देखो तो m1 से m1 मरेगा, m2 से m2 मरेगा, यानी कि सर जो R1/R2 आ रहा है दैट इज इक्वल टू √2/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाने वाली है। खत्म। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज हाउ मच। तो भैया ध्यान से देखिएगा, आपको कह रहा है कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे, और जो एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से ऐसे है, तो ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से आपको घूम रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, एक्सिस इनटू द प्लेन है। इसका जो मास है वो आपको कैपिटल M है, इसका रेडियस R है, तो हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। अगर तुम यहाँ पे केयरफुली देखोगे, कोई भी आप यहाँ पे एलिमेंट देख लो, कोई भी आप यहाँ पे छोटा सा DM मास देख लो, वो DM मास की दूरी है ना एक्सिस से R ही है, ये DM मास की दूरी एक्सिस से R ही है, ये DM मास की दूरी एक्सिस से R ही है। तो भैया अगर किसी एक DM मास से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखे छोटा सा मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब निकालोगे, रेडियस तो कांस्टेंट है,
ठीक है। तो डीएम डीएम सारे के सारे डीएम डीएम जब जोड़े गए तो वो तो कैपिटल एम ही हो जाएगा। तो देखिए घूम फिर के जो रिजल्ट है वो तो एम आर स्क्वायर ही निकल के आने वाला था, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपको 1 हो जाने वाली है। ठीक है, राइट। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप हमारा जो रोटेशन वाला सेक्शन है रिवीजन वीडियो उसको ध्यान से देखें, बिकॉज द वे वी टेक टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योर रोलिंग बॉडी इट इज अ लिटिल डिफरेंट, जो आप शायद यहाँ वहाँ देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर आपके पास कोई बॉडी है जो कि प्योर रोल कर रहा है, इसका वेलोसिटी v है, इसका ओमेगा इस प्रकार से है, तो इस बॉडी के पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगी, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट इज सम कांस्टेंट mr स्क्वायर होगा। भैया 2/5 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको mr स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे k कहते हैं। अगर आप i को इससे रिप्लेस करो, ओमेगा को v/r से रिप्लेस करो, तो आपका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर स्पीड सॉल्विंग, राइट। तो यह आपको मैंने हल्का सा जस्ट में एक्सप्लेन किया है, आप इसको और विस्तार में समझ सकते हैं या खुद से आप यहां से यहां इसको डिराइव करके भी देख सकते हैं। तो इसी का हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सवाल में आपसे कहता है कि आपके पास एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, रोल्स अप राइट ऑन अ कर्व्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस समय इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड है, ये रोल करता हुआ ऊपर जाएगा 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 और कभी ना कभी एक मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन वो अचीव करेगा। तो हमसे वो मैक्सिमम हाइट ही पूछ रहा है। मैंने बोला भैया एच हाइट तक गया होगा, एच हाइट तक जाते जाते ये बॉल आपको कंप्लीट रेस्ट पे आ गया था, रोटेशनल एंड लीनियर बोथ। तो सर हमको दिख रहा है कि इसकी शुरुआत की पूरी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो लॉस्ट हो गई है, तो हम लिखेंगे ना लॉस इन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात है, एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगेगा, तो कितना का लॉस हुआ, हाफ mv स्क्वायर k प्लस 1 इज इक्वल टू mgh। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मास से मास यहां मरेगा और h की जो वैल्यू आएगी वो आपको आएगी v स्क्वायर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेविटी। ना इफ यू सी ओवर हियर वेलोसिटी इज 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई k। भैया हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर, यानी k यहाँ पे 2/3 है। सो 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ग्रेविटी की जगह यहाँ पे हमने 10 लगा दिया। ये आंसर आएगा आपको मीटर्स में, हमको सेंटीमीटर में मांगा है तो इंटू 100 भी कर दो ताकि आप आंसर सेंटीमीटर में रिपोर्ट कर पाओ। अगर तुम देखोगे तो 20 और ये आपको 5 हो जाने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर 5, ये इसको कट करेगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 5 5 25 25 और 3 इज योर 75 सेंटीमीटर्स। डन डन डील। अच्छा, और देखिए इसमें आपसे बोल रहा है कि भैया आपके पास अर्थ है और अर्थ अचानक से ऑल ऑफ अ सडन अर्थ का जो वॉल्यूम है इट श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा सरकार, आपके पास ये धरती है, शुरुआत में इसकी वॉल्यूम v थी, इसकी रेडियस r थी, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि इसकी वॉल्यूम अब v/64 हो गई है। इसका जो फाइनल रेडियस है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं r2, राइट ये, या फिर इसे r प्राइम बोल दो, हम इसका फाइनल रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मास रिमेनिंग द सेम, इसका मास अगर पहले m था तो बाद में भी इसका मास m ही है। एक बार ये ना रेडियस निकाल ही लो भैया, जब वॉल्यूम v था तो रेडियस आपको r था, आप समझिएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि सर जो वॉल्यूम है ना वो रेडियस क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आपका रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम 1/3। तो अगर आपका वॉल्यूम 1/64 हो गया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/4,
क्योंकि भैया यहाँ पे अगर आप नया वॉल्यूम आप जब V/64 लिखोगे तो V/64 का क्यूब रूट तो आपको वो तो V/4 दे देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रहा है, नॉट V/4, लेकिन 64 आपको जब बाहर निकलेगा तो वो आपको 1/4 बनेगा, 4 बन के निकलेगा। तो भैया ये जो फाइनल रेडियस है वो आपको 1/4 हो जाने वाला है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, नया रेडियस जो है वो R/4 है, राइट। अच्छा, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम्स 24/x आवर्स। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। इस सवाल में आप जो चीज अप्लाई करेंगे दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। आपका ये जो सडन श्रिंक हुआ है वॉल्यूम का, राइट, देयर इज जो भी हुआ होगा वो आपको इंटरनल के वजह से है, देयर इज नथिंग एक्सटर्नल ओवर हियर। सो आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी कि सर जो I1 ω1 है दैट इज इक्वल टू I2 ω2। ये ना, ये धरती आपको अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, शुरुआत में ω1 से घूम रहा था, वॉल्यूम छोटा होने की वजह से इसका ओमेगा चेंज होकर ω2 हो गया है, और ओमेगा में ही छुपा हुआ है आपका पीरियड ऑफ रोटेशन, है ना। ओमेगा होता है आपको 2π/T। तो अगर तुम ध्यान से देखो, I1 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाई 2π/T। शुरुआत में एक चक्कर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक रिवोल्यूशन का जो आपका टाइम है 24 आवर्स, इज इक्वल टू 2/5 m। अब जो रेडियस है वो 1/4 है, तो R²/16 मल्टीप्लाइड बाई 2π नया वाला टाइम पीरियड, ठीक है। तो 2/5 mr², 2/5 mr² मरेगा, 2π से 2π यहाँ पे आपका मरेगा, तो आपको T प्राइम आता हुआ दिखेगा 24/16। तो यहाँ 24 है और x की वैल्यू यानी कि अपने को 16 हो जानी है, ठीक है, बढ़िया है। देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें हमसे कहता है कि जनाब आपके पास अ फोर्स ऑफ -P कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2, -3 इज दिस मच। तो हमें A और B कहीं ना कहीं पता करना है। तो ये तो आपका सिंपल सवाल हो गया है, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखो, R क्रॉस F। R अपने को भैया 2, -3 का मतलब है कि R वेक्टर इज 2i कैप -3j कैप क्रॉस फोर्स इज योर -P K कैप, ठीक है। एक बार के लिए इस माइनस साइन को यहां से हटा के इसको यहां पे साइड में लगा दो। तो अगर तुम देखोगे तो माइनस यहां पे आपका I क्रॉस K है, I क्रॉस K इज -j, तो ये आपको हो जाएगा -2p कैप। फिर आपका आता है J क्रॉस K इज योर I कैप, तो माइनस साइन पहले से था, तो -3p कैप। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको आ रहा है, P कॉमन ले लो, 3i कैप प्लस 2j कैप। तो बस यही तो है, यानी A की जो वैल्यू है वो 3 है और B की वैल्यू 2 है। तो हमसे कहता है कि भैया अगर A/B x/2 है तो x/2 इज नथिंग बट 3/2, तो x की वैल्यू तो जनाब हमको 3 आ रही है। सिंपल ही तो है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th में आपको बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सर पैर के दो टर्म को इक्वेट करने बोल रहा है। कर देते हैं, मैग्नीट्यूड को इक्वेट करने बोला है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटेड अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर विथ एंगुलर स्पीड इतना। ओके, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और डायमीटर के अबाउट आपने इसको घुमाया है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टैंजेंट इज दिस मच टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच। भैया एक सॉलिड स्फीयर का टैंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस इज नथिंग बट 2/5, और रादर आई शुड राइट पैरेलल एक्सिस थ्योरम IC प्लस MD²। यानी सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला फॉर्मूला क्या था, 2/5 mr², और MD² मतलब m इंटू यहां से यहां शिफ्टिंग करेंगे तो MD² मतलब mr²। दिस फेलो इज योर 7 mr² by 5।
हमसे कहता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज सेम एज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर। यानी कि सर यहाँ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है, तो आई सी इंटू ओमेगा इन दो, अच्छा नॉट इक्वल टू, दिस इज हाउ मच, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर about its tangent is this much times, यानी x into 10 to the power minus 2 times the angular momentum, यानी कि सर IC into ओमेगा। तो इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। I की वैल्यू 7 mr स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू x into 10 to the power minus 2, IC की वैल्यू 2 by 5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा इज योर 10। इफ यू सी आपको यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 5 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे तो 10 इसमें से ये -1 हो जाएगा, तो आपको दिखेगा x इज इक्वल टू 10 to the power -1, वहाँ जाएगा तो 70 हो जाएगा, और 2 नीचे आएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं 35 आता हुआ दिख रहा है। तो यस 35 इज द करेक्ट वन। सिंपल इक्वेशन बना के अपने को इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, a circular plate is rotating in horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to the plate with an angular velocity omega। so basically आपके पास इस प्रकार से आपके पास सर्कुलर प्लेट है और वो इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको घूम रहा है। सेंटर पे अ पर्सन सिट्स एट द सेंटर, है ना। तो सेंटर पे आपके पास बेसिकली यहाँ पे कोई है, सेंटर पे आपके पास यहाँ पे प्राणी है, हैविंग 2 डंबल्स इन हिज हैंड। तो उसके अभी हाथों में 2 डंबल है, इस प्रकार से 1 डंबल और 2 डंबल, राइट। और अभी ये पूरा सेटअप जो है वो आपको घूम रहा है, पूरा जो ये सेटअप है वो आपको ओमेगा से घूम रहा है। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लो। फिर बाद में क्या हुआ, व्हेन ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम्स ट्रिपल। फिर बाद में क्या हुआ, ये आदमी जो है अपना हाथ बाहर की तरफ स्ट्रेच किया, जिस कारण से सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 गुना हो गया, ट्रिपल। अब डंबल को थोड़ा सा वो एक्सिस से दूर ले गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर भैया तुम अपने हाथ को एक्सिस से दूर ले जाओगे, मास दूर चला गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब ये किसी अलग ही ओमेगा से घूम रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i हो गया है। इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, शुरुआत में i ओमेगा और बाद में 3i ओमेगा 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो फाइनल ओमेगा है वो ओमेगा बाई 3 है ना। इफ E बी दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो सर E को क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी E बाई एक्स। तो सर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू हाफ I तो सर 3i है, और सर ओमेगा फाइनल ओमेगा बाई 3 है, तो स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर बाई 9। सो दिस बिकम्स हाफ I ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/3। दिस टर्म इज नथिंग बट इनिशियल, तो E और नीचे में एक 3, तो यहाँ पे सर जो x की वैल्यू आ रही है वो 3 निकल के आ रही है। डन। अच्छा अगला अगर हम देखें, यहाँ पे हमसे कहता है फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल शेल है ना, और रोल कर रहा है, यानी ये v है, ये ओमेगा है, और v इज इक्वल टू ओमेगा r है। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x बाई 5। तो भैया यहाँ पे रोटेशनल अपॉन टोटल का रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। रोटेशनल आपको होता है सिर्फ हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और टोटल आपको होता है यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर प्लस योर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हाफ को आप यहाँ से उड़ा सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। हॉलो शेल है, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी 2/3 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा को हम लिखेंगे v बाई r, तो ये आपको हो जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में आपके पास mv स्क्वायर है प्लस अगेन I ओमेगा स्क्वायर, तो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे 2/3 mr स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब इसको अपने को बस सिंप्लीफाई करना है,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मरेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और ऊपर नीचे आपका एम वी स्क्वायर भी मरेगा, एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। तो ऊपर में 2/3, नीचे में 1 प्लस 2/3, सो दिस बिकम्स योर 2/5। सो इफ यू सी एक्स की वैल्यू अपने को 2 आ जानी है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं मुश्किल नहीं है, आपको फॉर्मूला बेस्ड काफी रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना और थिंकिंग। यहाँ पे कहता है कि अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस। बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, आपके पास एक डिस्क है और वो आपको सरफेस पे रोल कर रहा है। ठीक बात है, बढ़िया। तो ये डिस्क जो है जनाब आपको सरफेस पे रोल कर रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। समय शून्य पे ये जो पॉइंट ए है ये आपको टॉप पे था। ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड जा रहा है इस प्रकार से, इसका v होगा और ये आपको ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा। एट t इक्वल्स टू 0 द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क ए इज शोन व्हेन द डिस्क कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स रोटेशन। यानी ये जो डिस्क है, जब ये डिस्क अपने एक्सिस पे 180 डिग्री घूम जाता है, तो थीटा 180 डिग्री है, डिस्क थीटा जो है वो पाई के बराबर हो गया है, राइट। तो कितना टाइम लगेगा डिस्क को 180 डिग्री घूमने में? थीटा इज ऑल्सो गिवन एज ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, यानी कि सर पाई बाई ओमेगा टाइम की बात की जा रही है कि ये फोटो है समय शून्य का, और इतने टाइम के बाद जो आपको नया फोटो बनेगा, क्या आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नए फोटो में पॉइंट ए बॉटम पे आ चुका होगा, और ये कौन सा टाइम है? टाइम इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। सर बॉटम पे क्यों आया भैया? 180 डिग्री घूम गया ना डिस्क आपको अपने एक्सिस पे, राइट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन इज हाउ मच? तो भैया डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और सर आपने डिस्क को लेफ्ट साइड क्यों बनाया? क्योंकि भैया डिस्क के पास वेलोसिटी भी तो है, तो डिस्क आपको उधर भी तो जा रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी यहां से लेके यहां की दूरी पूछ रहा है। तो अपने को देखना चाहिए कि सर यहां पे तो अपने पास ट्रायंगल बन गया है, तो अपने को निकालना है हाइपोटेनस निकालना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है सर एस इज इक्वल टू, ये वाली चीज आपको ट्वाइस ऑफ डायमीटर है यानी कि 2r है, और सर ये बेस कितना है वो हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v था, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सो दैट इज इक्वल टू सिंपली, अगर कोई मेरे से यहां की दूरी पूछेगा, दैट इज सिंपली बट v इंटू टी। इतने ही टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना आगे चल लिया, दैट इज v इंटू टी। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है उसके लिए ये v इंटू टी की वैल्यू चाहिए। v इंटू टाइम आपको पाई बाई ओमेगा है, राइट, एंड v बाई ओमेगा इज r, यानी कि सर ये चीज पाई इंटू r है। ठीक है सर, अच्छा। तो सर हमको यहां पे साफ साफ दिख रहा है अब दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर, इसे भी स्मॉल r लिख दो, 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर। तो यहां से आप r को बाहर निकाल लोगे, रूट में आपको 4 प्लस पाई r स्क्वायर दिखेगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सॉर्टेड। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग इफ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम about axis of rotation of the sphere to the total energy of moving sphere is this much। मतलब आपसे दो क्वांटिटी का रेशियो पूछ रहा है, हालांकि दोनों क्वांटिटी का यूनिट्स भी सेम नहीं है, एकदम ही डिफरेंट क्वांटिटीज है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग क्वेश्चन दे मेड अ क्वेश्चन। रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्फीयर टू द टोटल। अच्छा देखिएगा एक सेकेंड, तो बेसिकली हमको सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, और सॉलिड स्फीयर आपको रोल कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के पास कुछ स्पीड v होगी, ओमेगा होगी, और ये आपको आगे की तरफ ऐसे आगे जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है टोटल वो हमने लिखना सीखा है, दैट इज योर हाफ mv स्क्वायर k प्लस 1। क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, k की जगह 2/5 निकल के आएगा, सॉलिड स्फीयर का कोएफिशिएंट 2/5 है,
प्लस 1, सो दिस बिकम्स योर 7/5 यानी कि 7/10 mv²। सर ये तो आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हमसे कहीं ना कहीं एंगुलर स्पीड की बात की जा रही है, तो एक काम करो ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो v को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दो, 7/10 m ओमेगा² r²। फिर हमसे कहा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये जो आपका एक्सिस, ये जिस एक्सिस के अबाउट ये आपको स्फीयर घूम रहा है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो भैया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज सिंपली आई इंटू ओमेगा इटसेल्फ। हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आई इंटू ओमेगा है, तो जो L है वो तो आई इंटू ओमेगा है, यानी कि सर 2/5 mr² इंटू ओमेगा। हमसे कहता है कि इसका रेशियो π/22 है। हमसे कहता है कि दिस अपॉन दिस, राइट, सो 2/5 mr² ओमेगा डिवाइडेड बाई 7/10 m ओमेगा² r² इज इक्वल टू π/22। देखते हैं, m से m तो हटेगा, ओमेगा से ओमेगा एक हटेगा, r² से r² यहाँ पे एक हटेगा। अगर हम देखेंगे तो सर ये 5 इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर गया तो सर 4/7, नीचे में मेरे पास एक ओमेगा बच रहा है। पाई का मतलब होता है 22/7, सो 22/7 इंटू 22। इफ आई सी 22 7 7, यानी कि सर ओमेगा की जो वैल्यू है वो 4 होनी चाहिए। डन डील, खत्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि सवाल का क्लैरिटी जो है वो निल है। कहता है अ लाइट रोप इज वुंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 70 सेंटीमीटर। The rope is pulled with a force of this much. The angular acceleration of the cylinder will be how much? अब है ना, सवाल में दिक्कत ये है कि आपको यही नहीं क्लियर है सवाल में कि भैया जो सिलेंडर है क्या वो अपने एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर जो है इस एक्सिस पे हिंज्ड है और फिर आप एक फोर्स F लगा रहे हो, तो भैया ये सिलेंडर तो सिर्फ और सिर्फ आपको घूमने ही वाला है अल्फा से। अगर ऐसा सिचुएशन मान लेते हो तो आपको कैलकुलेशन देखिए वन लाइनर हो जाता है। क्यों ये वन लाइनर है? क्योंकि अगर आपने ऐसी फोर्स लगाई और ये मजबूर है सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सिस, यहां से ये रोड हटाओ, है ना, ये आपको मजबूर है सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए, तो आप लिखोगे सर टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एफ इंटू आर इज इक्वल टू, और सर ये एक हॉलो सिलेंडर है यानी mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अल्फा की जगह अल्फा ही लिखोगे क्योंकि हमसे अल्फा ही पूछ रहा है। आर मरेगा, अल्फा आपको आ जाएगा F/mr। F की वैल्यू कितनी है? 52.5 डिवाइडेड बाई मास 5 है और रेडियाई 0.7 है। इसको सॉल्व करा, ये 15 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर एक बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हमको तो लगता है ना कि सवाल ये नहीं था, सवाल था कि आपका ये जो हॉलो सिलेंडर है वो आपको ग्राउंड पे रखा है, जो आप जनरली अपने पढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ करते हैं, और धागा इस पे लपेटा हुआ था, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक है। देयर इज फ्रिक्शन ऑल्सो, सफिशिएंट फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड एंड द सिलेंडर ताकि रोलिंग मेंटेन रहे। तो जब आप इसके ऊपर एक F फोर्स लगाते हो तो आपको FBD में यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी दिखाना पड़ता है। आप कहते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, अल्फा से घूम रहा होगा, प्योर रोलिंग हो रही है, तो A इज इक्वल टू अल्फा आर भी अप्लाइड है। फिर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखते हो, ये आपका मेथड 1 बाई अज्यूमिंग समथिंग, ये आपका मेथड 2 बाई अज्यूमिंग समथिंग एल्स। तो फिर हमने बोला कि सर यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये दोनों फोर्स आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है वो आपको F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सर टॉर्क की बात करेंगे, अल्फा हमने क्लॉकवाइज लिया है यानी कैपिटल F का टॉर्क डोमिनेट किया होगा स्मॉल f के टॉर्क को, तो नेट टॉर्क इज कैपिटल F का टॉर्क माइनस स्मॉल f का टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर
और अल्फा की जगह हम यहाँ पे a बाई आर लिख सकते हैं, या फिर एक काम करो इसको अल्फा ही रहने दो क्योंकि हमें तो अल्फा ही चाहिए अंत में। ऊपर भी है ना, a की जगह अल्फा आर लिख दो, अल्फा आर, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये दोनों इक्वेशन बन गए, ये आपको अल्फा आर है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आर आर इसको काट सकते हैं। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये 2f और ये आपको देखिए जनाब 2mr अल्फा निकल के आ रहा है। 2 से 2 आपका मर गया तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, f बाई एम आर। ओ हो भैया, ये तो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है कि अगर आप इसे ऐसा अज्यूम करें जो कि आपको हर जगह सोल्यूशन यही दिखेगा ऑनलाइन, जो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए था, सवाल में कहीं नहीं बोला गया है, तो आप जनरली ये माना चाहता है। सो कहीं ना कहीं इसको लेके सॉल्व किया तब भी आंसर आया अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एम आर, और यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एम आर ही आया है। यानी आंसर दोनों मेथड से, दोनों अजम्पशन से, दोनों तरीके से आपको सेम निकल के आ रहा है। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन इस केस में आ रहा है इन द केस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, बढ़िया एकदम। चलिए आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 13। A solid sphere and a solid cylinder of same mass and radii are rolling on a horizontal surface without slipping. The ratio of their radius of gyration, तो भैया रोलिंग क्यों बोल रहा है, अपने एक्सिस के बहुत घूम तो रहा था बेचारा लोग। The ratio of their radius of gyration is how much? So radius of gyration for a solid sphere upon solid cylinder. What is radius of gyration? That is equal to your moment of inertia upon mass. Solid sphere का moment of inertia 2/5 mr square divided by mass, right? Ratio solid cylinder moment of inertia mr square upon mass. ऊपर नीचे m और r सेम इसलिए रखा क्योंकि सवाल में कहा है कि दोनों का ही मास और रेडियस सेम टू सेम है। तो अगर देखोगे तो ये m इसको मारेगा, ये m इसको मारेगा, r स्क्वायर भी मर जाएगा। आपको घूम फिर के अंत में ये सॉरी सॉलिड सिलेंडर है ना, तो m/2 होगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो यहीं पे आपको दिखेगा 2 ऊपर जाएगा तो सर 4/5, यानी कि 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट नीचे में 5 रह गया, यानी सर x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।